गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं कल आप लोगों को एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास पढ़ाया था, जो कि जब जहाँ जिसने। और आज है एडवर्ब क्लास। एडवर्ब याद देख रहे हैं। एडवर्ब क्योंकि ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक भाग है। और एडवर्ब जो है आपको मैंने बताया भी है, परिभाषा भी आप जानते भी होंगे कि वह शब्द जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बतलाते हैं, उसे एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब प्रायः जो है एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं, की विशेषता प्रकट करते हैं। और जिस प्रकार से एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को या वर्ब को या एडवर्ब को या मतलब प्रीपोजिशन को या कंजक्शन को मॉडिफाई करते हैं, उसी प्रकार से एडवर्ब क्लास भी किसी न किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन और प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करते हैं। और इसके द्वारा जोड़ करके दो सिंपल सेंटेंस को जो है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के नियम है। पहला नियम, एडवर्ब क्लास प्रायः टाइम, प्लेस, कंडीशन, काज, पर्पज, कंपैरिजन, तथा कॉन्ट्रास्ट। आज को प्रकट करते हैं, यहाँ देखिए, टाइम मीन्स समय को, एडवर्ब जो है समय को प्रदर्शित करते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम इसको कहते हैं। प्लेस है स्थान को, कंडीशन मीन्स शर्त को, काज मीन्स कारण को, और पर्पज मीन्स उद्देश्य, कंपैरिजन मीन्स तुलना, तथा कॉन्ट्रास्ट मीन्स विरोध, या इसी में रिजल्ट भी है, परिणाम भी प्रकट करते हैं। तो इस तरह से पहला नियम है, एडवर्ब प्रायः जो है टाइम, प्लेस, कंडीशन, काज, पर्पज, कंपैरिजन तथा कॉन्ट्रास्ट आदि को प्रकट करते हैं। इसके बाद दूसरा नियम, दूसरे नियम, when के
बाद देन का प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, बल्कि तो या तब के लिए केवल कामा का प्रयोग होता है। और ये आप लोगों को मैं पास्ट परफेक्ट टेंस में पढ़ाया हूँ। जैसे जब मैं वहाँ पहुँचा तो वह सो चुका था। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ मैंने बताया है। देखिए दो कार्य हो रहे हैं, तो वाक्य में जब लगा हुआ है ना, तो वाक्य में जो कार्य बाद में होता है वो सिंपल क्लॉज है। व्हेन आई रीच्ड, व्हेन आई रीच्ड देयर। और यहाँ तो या तब की कोई अंग्रेजी नहीं बल्कि कामा। ही हैड slept, SLEPT। तो ये है, तो या तक की कोई अंग्रेजी नहीं लिखी जाती बल्कि कामा। व्हेन वाले व्हेन के साथ कभी भी जो है देन का प्रयोग नहीं होता। देन माने होता है तो या तब, केवल वहाँ क्या प्रयोग होता है, कामा का प्रयोग। तीसरा नियम, although इसके हिंदी है यद्यपि। although के साथ yet, YET, एट के प्रयोग होते हैं, लेकिन दो के साथ येट के प्रयोग
नहीं होते, नहीं होते हैं, बल्कि केवल कॉमा के प्रयोग होते हैं। जैसे यद्यपि वह गरीब है, फिर भी ईमानदार है। ईमानदार है। तो देखो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है। ऐसे वाक्यों को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला है, पहले although he is poor, yet he is honest. He is honest. Although he is poor, he is honest. और yet के पहले भी कामा का प्रयोग होता है, ये भी जाने। Yet he is honest, या इसको दूसरे रूप में लिख सकते हो, दो he is poor, डबल poor, केवल कामा लिखिए, he is honest, ये होता है। बात समझ में आई? दो के साथ एट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आल्दो के साथ एट का प्रयोग होता है। और एट के पहले भी कामा का प्रयोग होता है, ये नियम है। चौथा नियम, इफ, इसके अंदर क्या है, यदि शर्त प्रकट होती है। इफ के बाद भी तो या तब के लिए केवल कामा का प्रयोग होता है, का प्रयोग होता है। देन का नहीं। जैसे
जैसे में यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। देखो यहाँ नियम है, यदि इफ वाला क्लास का मतलब शर्त प्रकट करने वाला वाक्य, यदि इफ वाले क्लास इफ फ्यूचर टेंस में हो तथा बाद वाला क्लास भी फ्यूचर टेंस में हो, तो इफ वाला क्लास प्रेजेंट टेंस में तथा बाद वाला क्लास फ्यूचर टेंस में लिखा जाता है। ये नियम है। तो इफ यू कम हियर, और यहाँ तो कि कोई अंग्रेजी नहीं कि देन लिखो आप, केवल कामा। आई शैल हेल्प यू, यहाँ विल का भी प्रयोग करोगे तो ये अवश्य का अर्थ देने लगेगा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी अवश्य सहायता करूँगा। आई शैल हेल्प यू, और ये फुल स्टॉप। बात समझ में आई? यदि कंडीशनल सेंटेंस में शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में इफ के बाद कभी भी कामा का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कामा का प्रयोग होता है, सॉरी, इफ के बाद तो या तब के स्थान पर केवल कामा का प्रयोग होता है, बल्कि इसके साथ कभी भी देन का प्रयोग नहीं होता है। ये भी जान लीजिए। अगर आप देन लिखेंगे तब की अंग्रेजी तो ये गलत है। पांचवा नियम, अनलेस और अनटिल अनलेस और अनटिल के बाद कभी भी नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे
करोगे तो परीक्षा में पास नहीं होगी। देखो यहाँ शर्त प्रकट करने वाले वाक्यों में यदि इफ वाला क्लास अर्थात ये इफ वाला क्लास भी नेगेटिव सेंटेंस में हो और बाद वाला क्लास भी नेगेटिव सेंटेंस में हो तो वहाँ अनलेस का प्रयोग किया जाता है। अनलेस you work hard तो या तब की कोई अंग्रेजी नहीं, केवल कामा। अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस के साथ कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता। अब अनलेस स्वयं नेगेटिव वर्ड्स है। देखो यही हो गया, अनलेस यदि का भी अर्थ दे रहा है और नहीं का भी। अनलेस यू वर्क हार्ड कामा यू विल नॉट पास PASS इन द एग्जामिनेशन। EXAMINATIO ये होगा। अनलेस वाले क्लास में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता और तो या तब के लिए केवल कामा का प्रयोग होता है। इस तरह से अब आगे मैं आप लोगों को आगे नियम जो भी हैं वो कल मैं पढ़ाऊँगा आपको।